नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की जो रणनीति है वो अब रंग लाने लगी है। जिस तरह का कोलाहल, जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है इस अघाड़ी गठबंधन के अंदर, ये जो तीन अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां महाराष्ट्र में सरकार का एक नापाक गठबंधन जो इन्होंने तैयार किया था, इसमें फूट नजर आ रही है। सब अपने अपने रास्ते, अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। एक बार ईडी और इनकम टैक्स की ये जो कार्रवाई हुई, ये जो विरोधाभास है वो सामने आ गया। तीन खबरें, एक खबर अजित पवार की है कि जिसमें वो पब्लिकली प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ शिवसेना जो ये कह रही थी, जो संजय राउत ये धमकी दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के 3.5 नेताओं को जेल भेजने का काम करेंगे। उन्होंने आज एक अजीबोगरीब घोषणा की है। राजनीति ज्यादा है, बदला उसमें कम नजर आ रहा है। और तीसरी खबर नवाब मलिक की। नवाब मलिक वापस ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। उनको ग्रिलिंग किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन नवाब मलिक तो नवाब मलिक हैं। 3 दिन से हॉस्पिटल के अंदर थे। 25 तारीख को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटल चले गए थे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जब आज फिर उन्हें ईडी के दफ्तर लाया गया तो वो फिर उसी तरीके से हाथ का इशारा कर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और उनको देखने से साफ साफ लग रहा था कि कोई तबीयत उनकी न बिगड़ी थी और ना ही 3 दिनों तक हॉस्पिटलाइज हो जाएं इसके लिए उतनी तबीयत उनकी खराब थी। क्या मसला हुआ, क्या हुआ ऐसा कि नवाब मलिक वापस ईडी के दफ्तर पहुंच गए? इसकी भी जानकारी आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। पहली बात यह कि कोई बता ही नहीं पाया अभी तक कि बीमारी थी क्या। पेट में दर्द था, चेस्ट में पेन था, या फिर शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो उनके परिवार और जो डॉक्टर्स, जो उनके नज़दीकी लोग जो बता रहे थे। किसी ने कह दिया भाई पेशाब के रास्ते खून निकल रहा था, तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी। ये कहानी तो अखबारों में आ गई, लेकिन आज जो हड़बड़ी में ये वापस ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, इसकी एक अलग पटकथा है। क्योंकि ईडी को 3 तारीख तक पूछताछ करने की इजाजत मिली थी कोर्ट के द्वारा। अब वो हॉस्पिटल में रहते तो वो पूछताछ कैसे होती? हालांकि ये जो पूरा का पूरा जो प्लान बना था कि ये हॉस्पिटल में रहेंगे और बिना पूछताछ के वो ईडी के शिकंजे से बाहर आ जाएंगे, ये बैकफायर करने वाला है। क्योंकि जब फिर से 3 तारीख को कोर्ट में ये मसला जाएगा, जब रिमांड के लिए ईडी और एक्सटेंशन मांगेगी, तो ये दलील ईडी के पास होगी कि ये तो 3 दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे, और इसलिए ईडी ने एक चाल चल दी। ईडी ने उनके बेटे को समन कर दिया। नवाब मलिक के बेटे को जैसे ही समन मिला, पिता अपने पुत्र मोह में हड़बड़ा गया। बोला कि भाई ये तो मसला पूरा जो हमने प्लान किया था वो गड़बड़ हो गया। प्लान क्या था ये भी समझिए। जो जानकार, जो महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इनकी प्लानिंग तो कुछ और ही थी। प्लानिंग ये था कि नवाब मलिक एक, जिसको कह सकते हैं कि जैसे फिल्मी हीरो वगैरह होते हैं, रॉबिन हुड, वो जेल चला गया और पूरे महाराष्ट्र में धरना प्रदर्शन चालू हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी के लोग सड़कों को जाम कर देंगे। पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये बवाल मचने लग जाएगा। बहुत सारी पार्टियां इनके समर्थन में आ जाएंगी और ये कहेंगे कि बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आज भी, कल भी, और जिस दिन गिरफ्तारी हुई, जिस दिन हिरासत में वो गए, उस दौरान भी एनसीपी ने पूरे महाराष्ट्र में धरना प्रदर्शन तो किया, लेकिन कांग्रेस का कोई नहीं आया। और शिवसेना भी हल्के से इन्हें डिच करके वो अपने हिसाब में लग गई। कोई नवाब मलिक के साथ खड़ा होता नजर नहीं आ रहा और इसलिए एनसीपी बिल्कुल अलग थलग पड़ गई।
खबर यह आ रही है कि इस पूरे ये जो गुफअप हुआ, क्योंकि समर्थन नहीं मिला नवाब मलिक को, क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से हिरासत में उसे लिया गया, जैसे उनको उठाया गया, एनसीपी सबसे ज्यादा वोकल थी। गृह मंत्री अनिल देशमुख को जब पकड़ा गया था, तब इस तरीके से पूरा पवार परिवार मीडिया के सामने आकर बयानबाजी नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही नवाब मलिक को पकड़ा गया, सुप्रिया सुले, शरद पवार के पोते, सारे लोग वो सामने आकर के कह रहे थे कि बड़ा नाजायज हुआ है, कोई हमें न नोटिस दिया गया, न कोई बताया गया, कुछ इसी तरीके से ये इल्लीगल है। और इसी के तहत कि ये इल्लीगल अरेस्ट है, इल्लीगल तरीके से नवाब मलिक को उठाया गया है, इसी आधार पे वो पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करना चाह रहे थे और ये दबाव बनाना चाह रहे थे केंद्र सरकार के ऊपर कि इनके ऊपर दबाव पड़ेगा, ये हॉस्पिटल भी चले जाएंगे, उसके बाद ईडी इस मसले में थोड़ा सा कंट्रोल को लूज कर देगी और फिर पॉलिटिकल निगोशिएशंस होगा और उसके बाद नवाब मलिक को बचा लिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि नवाब मलिक को तो फुलंगी पे चढ़ा दिया गया और समर्थन लोगों ने पीछे से खींच लिया। शिवसेना की अपनी मजबूरी है, वो नवाब मलिक के साथ नजर नहीं आना चाहते। नवाब मलिक के साथ इसलिए नजर नहीं आना चाहते कि नवाब मलिक तो वही नवाब मलिक है जो पहले समाजवादी पार्टी में था और उन लोगों को बचाने में ये सबसे आगे हुआ करता था जिन लोगों ने मुंबई में 11 धमाके किए थे। ये अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड को बचाने का काम ये उस समय से करता चला आ रहा था। और इसलिए चूंकि बीएमसी का चुनाव है, मुंबई में धमाके हुए थे, शिवसेना अपने समर्थकों के बीच किस तरीके से जाती और कहती कि हम नवाब मलिक के भी साथ हैं और हम हिंदुत्व के नाम पे वोट भी मांगने को तैयार हैं। ये विरोधाभास इसको डील नहीं कर पा रही शिवसेना और इसलिए शिवसेना का कोई भी बड़ा नेता नवाब मलिक के गिरफ्तारी, उसके हिरासत में भेजे जाने के खिलाफ में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां कोई बड़ा नेता शिवसेना का नहीं पहुंचा। अब शिवसेना की तरफ से एक नई घोषणा की गई है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में डेंट करने के लिए, हिंदुओं के वोट को बांटने के लिए शिवसेना 2024 में आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में पूरे देश भर में चुनाव लड़ेगी। अब इसका असर क्या होगा, आगे की प्लानिंग क्या होगी, वो तो भगवान मालिक। लेकिन ये बात जरूर है कि इस खबर के आते ही एक बात तो साफ हो गया कि ये जो 2024 में ये अलग अलग तरीके से अलग अलग नेताओं को जोड़कर ये जो भीष्म पितामह बनने की कोशिश कर रहे थे शरद पवार, एक थर्ड फ्रंट क्रिएट करना चाह रहे हैं ममता बनर्जी के नेतृत्व में, उसमें ये शिवसेना शामिल नहीं है क्योंकि शिवसेना उस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि ये डिक्लेरेशन ही ऐसा है। आप कह रहे हो कि हम अलग से पूरे देश भर में हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे लीडर आदित्य ठाकरे होंगे, मुबारकबाद, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैसेज तो यही जा रहा है, केंद्र सरकार को ये मैसेज दिया जा रहा है, ये मोदी जी को मैसेज दिया जा रहा है, अमित शाह को ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये हम इनके साथ नहीं हैं। शरद पवार अपनी डफली, अपना राग बजाएं, हम इनके साथ नहीं हैं। और इसलिए ये जो फूट जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि हम इस शरद पवार के थर्ड फ्रंट से खुश नहीं हैं और इतने नाराज हैं कि हम तो ये प्लान कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव होंगे उसमें हम अकेले ही लड़ेंगे। मतलब शरद पवार की टाए टाए फिस महाराष्ट्र के अंदर ही ये आपस में इन लोगों के बीच ये जो बंटवारा हो गया, इस तरह का जो खाई आ गई। अब देखना ये है कि ये अपनी कुर्सी और ये जो ईडी और तमाम तरह की जो कार्रवाई हो रही है, इससे बचने के लिए अब कौन सा नया पैतरा खेलते हैं, क्योंकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये गठबंधन इट इज ओवर। अब आप इतनी बड़ी मुश्किल में जब आपके एक मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चीफ मिनिस्टर इतना ज्यादा वो उसको कह सकते हैं कि उनके पास ये हिम्मत भी नहीं पड़ पाती कि वो इस हिरासत में गए मंत्री को हटा सके,
और उसके बाद अलग अलग आवाजें आ रही हैं एनसीपी का अपना प्लान। और दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत और बड़ी एक आ गई कि एनसीपी वालों ने तो मुस्लिम वोटों के चक्कर में इन लोगों का समर्थन कर दिया। अब खबर यह आ रही है कि ओवैसी भी कह रहे हैं नवाब मलिक हमारे हैं, नवाब मलिक मुसलमान हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ओवैसी ने यूपी में बयान दे दिया कि भाई आरोप तो बहुत लोगों के पे लगे हैं, आरोप तो अजित पवार पे हैं, लेकिन अजित पवार तो जेल नहीं गए, और अजित पवार जेल नहीं गए चूंकि ये मुसलमान हैं इसलिए उनको जेल में डाला जा रहा है। तो एक और मुसीबत उधर, कौन शिवसेना के लोग ओवैसी के साथ अपने आप को देखना चाहेंगे, उनकी तो पूरी राजनीति ही जमीन दो हो जाएगी। इसलिए सब लोग अपना अपना रास्ता अलग अलग देख रहे हैं। अजीत पवार, उनको समझ में आ रहा है कि शरद पवार की नेगोशिएशन करने की जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई है। शरद पवार जो महाराष्ट्र में बैठे बैठे कौन प्रधानमंत्री इस देश का होगा, वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी अब वो लूज कर चुके हैं, उनकी साख खत्म हो गई है। क्योंकि शरद पवार के इन्हीं तिकड़मबाजी की वजह से केंद्र सरकार का एक्शन न सिर्फ उनके पार्टी लीडर्स के ऊपर हो रहा है बल्कि परिवार के ऊपर भी हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए के बेनामी संपत्ति को केंद्र सरकार की एजेंसियों ने पवार परिवार से वो छीन लिया है। तो अब जो सुर नजर आ रहे हैं, क्या खबर छपी है? अजीत पवार ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विकास के एजेंडे से लोगों का दिल जीता है। कहा, ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। और अजीत पवार का आज का बयान देख लीजिए। प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए तो अपने विकास के एजेंडे के जरिए उन्होंने लोगों के दिलों को जीता है। लोग उन्हीं को अवसर देते हैं जो विकास की बात करते हैं। राज्य में मंत्री नवाब मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बीच भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा महाराष्ट्र के दागी मंत्रियों की सूची प्रकाशित करने से संबंधित सवाल पर अजीत पवार ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे भी जेल जाना चाहिए? मैं इन बातों पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ विकास के काम के लिए आया हूं। अब ये समझिए, नवाब मलिक के सपोर्ट में भी कोई बयानबाजी करने से बच रहे हैं अजीत पवार। मतलब ये कि सारी तैयारी, सारी रणनीति अघाड़ी सरकार की, शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की, ये धरी की धरी रह गई। क्योंकि ये जो ईडी के पास जो सबूतों का भंडार है, क्योंकि जिस हिसाब से अब नवाब मलिक के ऊपर एनआईए भी पीछे पीछे आ रही है, और जो दंगे हुए थे, जो धमाका हुआ था मुंबई के अंदर जिससे महाराष्ट्र की पूरी राजनीति दहल गई थी, उस पे भी अब कार्रवाई होनी है। सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। कौन नवाब मलिक और कौन अनिल देशमुख? जो गया सो गया, और जो बचा है उसे कैसे बचाया जाए, इसी रणनीति पे ये अघाड़ी की पार्टियां, अघाड़ी के लीडर्स काम कर रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।